रुकनी असेंबली के लिए रायदही कहीं तेज तो कहीं सुस्त नजर आई पोलिंग। आम लोगों के अलावा अहम लीडरों ने भी किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्ष से दो तरफा बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों मुल्क अपने दो तरफा ताल्लुकात नई सतह पर ले जाने पर मुत्तफिक। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के मफाद में एतमाद बहाल करने के अमल को और मजबूत करने पर जोर। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो रस्मी तौर पर इख्तिताम पजीर। आवाम के लिए कल भी खुली रहेगी नुमाइश। 4 रोजा एक्सपो में हुए 200 से ज्यादा समझौते। चीन में कोरोना वायरस से 723 अफराद की मौत। भारत में सरकार पूरी तरह चाको चौबंद। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, केरल में 3 मामलों की तस्दीक के बाद हालात पर गहरी नजर। और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीती वनडे सीरीज। ऑकलैंड वनडे में भारत को 22 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। असेंबली की 70 सीटों के लिए पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। 3:30 बजे तक 52% वोट डाले जा चुके थे। इस बार के इंतखाबात में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारियां की थी। साथ ही सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस बार दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में कुल 1,47,86,382 राय दहिंदगान थे, जिनमें से 2,32,815 राय दहिंदगान 18 से 19 साल की उम्र के हैं। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए 672 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार नई दिल्ली असेंबली हलके से, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार पटेल नगर सीट से हैं। पुरअमन पोलिंग के लिए सीआरपीएफ की 190 कंपनियां तैनात की गई थी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों से राय दहिंदगान काफी खुश दिखाई पड़े। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर रणबीर सिंह ने सुबह अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी सुबह अपना वोट डाला। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने नई दिल्ली असेंबली हलके में निर्माण भवन के एक पोलिंग मरकज पर अपना वोट डाला। ख्याल रहे कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इसी हलके से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने भी जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया। दिल्ली के इस इंतखाबी जश्न में सभी पार्टियों के लीडरों ने भी अपने वोट डाले। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी ने भी वोट डाले। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को इस बार अपने लिए कुछ करिश्मे की उम्मीद है। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी ने भी अपने अपने वोट डाले। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आज रायदही के लिए ओखला असेंबली हलके के जामिया नगर के एक पोलिंग मरकज पर वोटर्स की तवील कतार देखी गई, जो वोट डालने के लिए अपनी बारी के मुंतजिर थे। इसके अलावा जश्न के इस माहौल में शाहीन बाग के एक पोलिंग मरकज पर वोट डालने के लिए वोटर्स की तवील कतार नजर आई और जमहूरियत के इस जश्न को
मनाया। साथ ही रोहिणी के एक और पोलिंग मरकज पर राय दहिंदों ने वोट डालकर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया। और बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा ने भी मटियाला हल्का असेंबली में अपना वोट डाला। और दिल्ली में जमहूरियत के इस सबसे बड़े जश्न में इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने भी वोट डाले और सभी वोटरों से अपील की कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें और जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लें। उन्होंने पुरअमन और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए किए गए सभी इंतजामात के लिए दिल्ली इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की भी सताइश की। दिल्ली पुलिस को लेके कोई नाराजगी नहीं है। कहीं कोई छोटी मोटा इशू हो जाए तो उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है जी। वरना जो हमारे स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर है पूरी रंजन और जितने हमारे स्पेशल सीपीज हैं, जॉइंट सीपीज हैं, एडिशनल सीपीज हैं, आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑन रिकॉर्ड कॉम्प्लीमेंट आवर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स एंड दिल्ली पुलिस फॉर ट्राइंग देयर अटमोस्ट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर रणबीर सिंह ने भी अपना वोट डाला। और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात और लीडरान उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने आज सुबह अपने हक रह का इस्तेमाल किया। इनमें जस्टिस आर भानुमति भी शामिल हैं। और दिल्ली के दंगल में रियासत के राय दहिंदगान का क्या कहना था, हमारे नामानिगार ने उनसे बात की। बहुत खुशी है, वोट डाल दिया, उम्र ज़्यादा है, आगे पढ़े ना पढ़े, जो सरकार अच्छी आएगी अच्छा काम करेगी। बहुत अच्छा लगा। हमें सबको घर से बाहर निकलकर मतदान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद। और वोटिंग की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हैं, सब कोऑपरेटिव है। मैंने वोट डाल दिया। वोट जरूर डालना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। किसी को भी डालना है लेकिन डाले जरूर। जो मतदाता हैं दिल्ली के वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनका यही कहना है कि वोट जरूर डालें, चाहे वो अपने किसी भी पसंद के उम्मीदवार को चुनें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कई मतदाता हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट करने का मौका मिला। कैसा लग रहा है आपको पहली बार वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार था आपको? बहुत ज़्यादा। फुल वेट था। वोट तो देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। 92 साल के तारा सिंह भी वोट डालने के लिए आए हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है, वोट डाली है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कुछ और भी मतदाता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। युवा मतदाता हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे अच्छा लगा और हमें ये राइट है कि हमें इसका यूज़ करना चाहिए। मतदान हमारी असली ताकत है। इसके द्वारा हम ये दर्शा सकते हैं कि जनता में कितनी ताकत होती है और हम किस तरह का शासन चाहते हैं। I have opted for the second time while voting and it was a very excellent experience. जो भी आप जिसको भी चाहते हैं उसके लिए आप जरूर वोट करें। अच्छा कैंडिडेट आपको लगता है तो उसको जरूर वोट करना चाहिए। हमने अपनी सोसाइटी में भी लोगों से कहा कि भैया वोट डालने जरूर डालने जाना। खुशी से वोट डालने आए हैं और रिक्वेस्ट है कि एवरीबडी मस्ट कम। भी अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे फेस्टिवल है एंड हम अपने दोनों छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। बढ़िया, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मैरिज है या कोई फंक्शन मेला हो रहा है कोई। ऐसा पहले पिछले सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत सुंदर सजाया है
और ये फोटोग्राफी करके तो हमारे को बड़ा खून बढ़ा दिया अपने बुढ़े लोगों का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप देख सकते हैं कितनी कितनी लंबी कतारों में लगकर लोग अपने मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी दिखाई दे रही है। बात करते हैं, क्या कहेंगे मैडम, आज वोट करने निकले आए हैं जी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है कि भैया अपने मतदान का यूज़ कर रहे हैं। उनको बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। खुशी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली आई मीन बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सबको वोट करना चाहिए। हर नागरिक को वोट देना चाहिए, हमारा अधिकार है। और अगर हम सब लोग घर में चुप के बैठे रहेंगे तो फिर कौन आगे आएगा? आई एम ग्लैड फॉर दैट। आई थिंक women are the people who really make all the difference. So, and we are pretty much voting against certain kind of politics we are seeing, and I don't think we appreciate. तो इस बार कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं की भी काफ़ी संख्या दिखाई दे रही है और महिला मतदाता भी काफ़ी उत्साहित हैं अपने वोट को लेकर, क्योंकि यहाँ वोट करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी अपनी हिस्सेदारी छोड़ना नहीं चाहता। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के कारकुन के साथ बदतमीजी की। उन्होंने कारकुनों के साथ बहस के दौरान थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बूथ के बाहर हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस एहलकार ने आम आदमी पार्टी के कारकुन को वहां से हटा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार मुनक्किद होने वाले डिफेंस एक्सपो का आज आखिरी दिन है और इस दिफाई नुमाइश को आज आम लोगों के लिए खोला गया है। दिफा के शोबे में मुल्क की बहादुरी की अलामत बने इस इनाकाद में शामिल होने के लिए खासी भीड़ उमड़ी है। इस एक्सपो में आज गोमती रिवर फ्रंट पर लोगों के लिए दिफाई अफवाज की बहादुरी की कहानी बयान करने वाली जंगी आलात और जंग की झांकी पेश की गई है, जिसे देखकर लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस थीम पर होने वाला ये एक्सपो हर लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा इनकाद है। एक्सपो में 150 से ज़्यादा गैर मुल्की समेत 1000 से ज़्यादा जंगी सामान बनाने वाली कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की है। जाबाज कमांडोज की अग्रिम टोली, जिसे पाथफाइंडर्स भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर की तरफ ले जाएं, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बाकी के स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के एरिया में आ रहे हैं। पाथफाइंडर्स ने पीले रंग के इसके लिए एक हेलीकॉप्टर। ये डेफ एक्सपो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के बारे में एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट जगाने में सफल हुआ है। जो भारत सरकार का, जो उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त जो एक सपना है कि यूपी को एक बड़े दुनिया के एक बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसको यथार्थ करने के लिए मैं समझता हूँ ये डिफेंस एक्सपो सफल हुआ है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि डिफेंस एक्सपो के दौरान लखनऊ एलामिया को अपनाया गया, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने और खुफिया इत्तलात को मुश्तरक करने के काम में ताउन में इजाफा करने की अपील की गई। लखनऊ कॉन्क्लेव में लखनऊ डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया है और इसमें मुख्यतः आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए कोऑपरेशन को और बढ़ाना, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करना, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करना, सर्विलेंस को शेयर करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी को संरक्षण प्रदान करना आदि, यह सब सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत शामिल हैं। उधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में मुनक्किदा दिफाई नुमाइश के 11वें एडिशन में 40 मुल्कों के वज़राए दिफा, 70 मुल्कों के 3000 मंदोबीन और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 10,000 मंदोबीन ने हिस्सा लिया। पहली बार 40
देशों के रक्षा मंत्री 70 देशों की सहभागिता के साथ 3000 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स किसी आयोजन में सहभागी बने। 10,000 से अधिक डेलीगेट्स पूरे देश से इस आयोजन में सहभागी बने और मेरा अनुमान है कि कल तक इस पूरे आयोजन में लखनऊ और प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग सहभागी बनने जा रहे हैं। इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा आयोजन हो गया है और डिफेंस की दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप में एक महाकुंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान 50,000 करोड़ रुपए के सरमायाकारी पर मुश्तमिल 23 मुफाहिमतनामों पर दस्तखत किए गए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस सरमायाकारी से रियासत के नौजवानों के लिए 2.5 से 3 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू हुए हैं, 23 ऐसे एमओयू हुए हैं जिनमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें इस अवसर पर प्राप्त हुए हैं। और मेरा अनुमान है कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 से 3 लाख युवाओं के लिए सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करना। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर दिल्ली में है। आज उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। इस दौरान श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दौरा दोनों मुल्कों के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौरे से जोग्राफियाई और सकाफती रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले हमारे मुल्क के सदर भारत आए थे, अब मेरी बारी है। and relationship between two countries, and with geographically, culturally, we want to strengthen it. So by this visit, I think we might do that. My president visited Sri Lanka, India, 3 months ago. So now it's my turn. और भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में वफ़द सतह की बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हममनसब महिंदा राजपक्षे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात वाले उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ ही दिफा और सिक्योरिटी समेत अहम 2 फ़रीक़ी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के मामले में ताउन में इजाफा करने पर भी इत्तेफाक ज़ाहिर किया। वफ़द सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों ने मिलकर लड़ने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने खुले दिमाग से तमिल मामले पर बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी ने श्रीलंका हुकूमत से तमिल लोगों की उमंगों की तकमील की उम्मीद का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका हुकूमत से तमिलों के दरमियान एतमाद पैदा करने के लिए अपनी 13वीं आइनी तरमीम को बहाल करने की अपील की है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने पड़ोसी पहले की पॉलिसी के लिए वज़ीर आज़म मोदी की सताइश की। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती देने का यकीन दिलाया। दिल्ली में प्रोग्रामों के बाद महिंदा राजपक्षे वाराणसी, सारनाथ, बोध गया और तिरुपति भी जाएंगे। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका पर ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे। और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर
समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। और अब बात कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई मुल्कों में भी इसके इन्फेक्शन का असर देखने को मिला है, जिसकी रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं और मरकजी हुकूमत रियासती सरकारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। हुकूमत ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर की सदारत में वजारती ग्रुप तश्कील दिया है, जो पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अंदेशे के मद्देनज़र पैदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। सेहत की सेक्रेटरी प्रीति सुदन ने कल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम वाले रियासतों के सेहत सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वायरस से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र नई वीज़ा हिदायत और सलाह जारी की गई है। और चीन में जारी कोरोना वायरस के कहर के बाद सिंगापुर में भी इसका असर बढ़ रहा है। सिंगापुर में इस वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। चीन के बाद किसी बैरून मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। सिंगापुर में तेज़ी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र अलर्ट की सतह बढ़ाकर और बढ़ा दी गई है और ये इंतबाह उन 3 मरीजों के सामने आने के बाद दिया गया है जिन्होंने कभी चीन का सफ़र नहीं किया था। उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में जांच की जा रही है। और चीन की एक कंपनी ने वुहान में जानलेवा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के अस्पताल में काम करने वाले तिब्बी अमले को ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो डिलीवरी रोबोट पहचानता है तो वो सारिफीन के फ़ोन पर मजमूआ कोड के साथ एक पैगाम भेजता है जो पैकेट निकालने में मदद करता है। दुनिया भर में बढ़ता आलमी दर्जा हरारत मौसमियात से मुताल्लिक साइंसदानों के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है। अर्जेंटीना के एक रिसर्च बेस ने अंटार्कटिका बर्रे आज़म में रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया है। जुमेरात को रिकॉर्ड किया गया यह दर्जा हरारत इससे पहले रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत से 0.8 डिग्री ज़्यादा है। इससे पहले मार्च सन 2015 में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया था। WMO ने कहा है कि दुनिया में मुतावातिर बढ़ रहे हैं और दर्जा हरारत की वजह से पिछले 12 साल में सबसे तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे एक रोज़ा मैच में 22 रन से बाहर हरा करके 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। ऑकलैंड में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 274 रन का हदफ रखा था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मयंक अग्रवाल 3 रन के स्कोर पर बेंटन की गेंद पर टेलर के हाथों कैच आउट हुए, जबकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शा 24 रन बनाकर जेमेसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं कप्तान विराट कोहली को टीम साउदी ने बोल्ड कर दिया। कोहली ने 15 रन बनाए। भारतीय टीम 48 ओवर 3 गेंद में 251 रन बनाकर आउट हो गई। और इससे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। गुप्टल और निकल्स ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए थे। मरकजी हुकूमत ने लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। इसके तहत शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को घर बनाने के लिए माली इमदाद दी जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद गरीब तबके के लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में रहने वाली कृष्णा देवी और त्रिशला देवी के लिए ये स्कीम किसी गनीमत से कम नहीं है। इस स्कीम के तहत कृष्णा देवी को सरकार की तरफ से 1,65,000 रुपए की मदद मिली और उस रकम से आज उनके पास अपना पक्का मकान है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे पास एक ही कमरा था, एक ही कमरे में रहते थे, खाना पीना किचन सब एक ही कमरे में था। तो 3 बेटियां हैं मेरी, तो पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत होती थी। सारा कुछ एक ही कमरे में होता। जब से हमें ये मिला है ना, पैसे मिले और मकान बना है, तब से हम बहुत, बच्चे भी बहुत अच्छी से तरह से पढ़ रहे हैं और बेटियां भी ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। और हमारा तो जैसे कि हम नर्क से निकल के जन्नत में आए हैं सर, ऐसा है। त्रिशला देवी भी ऊना में ही रहती हैं, जिनके शौहर की बेवक्त मौत ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब आज उनके पास पक्का घर है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, मेरा घर बन गया है और मैं बहुत खुश हूँ। पहले घर में पानी भर जाता था, अब पैसा मिला और मैंने ऊंची जगह घर बना लिया। सिर्फ कृष्णा और त्रिशला ही नहीं, बल्कि ऊना शहर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 262 पक्के घर बनाए गए हैं। वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना के सबब हिमाचल के उन तमाम गरीब और कमजोर तबके के लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी है, जो जिंदगी भर की अपनी कमाई से शायद कभी अपने लिए पक्का मकान नहीं बना पाते। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मुल्क के बहुत प्राइम कोर्स है और इसकी जो नीड है डे बाय डे इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। यहाँ पे बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं बट माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड, बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं बट केमिस्ट्री ऑफ फूड। जनरली फूड टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एग्रीकल्चर थी। और अब मौसम का हाल। और नाज़रीन, इसी के साथ यह खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।